हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहती है। उसके साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की पूरी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क में आपको पूरी कोर्स पूरी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, कंप्लीटेड क्लास। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाली है। और आज की तीसरी क्लास है, यानी कि भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की आज तीसरी क्लास है। यदि आपने अभी तक पहली इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन पहली और दूसरी क्लास आपने अभी तक नहीं आपने उसको रीड किया है, देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। वहाँ प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ाई करने वाले तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, जिनके पास इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है कि वो पैसा देकर रुपया देकर क्लास ले सके, पेड क्लास ले सके। तो उनके लिए निःशुल्क क्लास जो है पूरी कोर्स टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है। और आज इस तीसरी क्लास में हम आप जानने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, जहां पर भाबर, खादर, तराई प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और ट्रांस हिमालय से संबंधित मुद्दों पर टॉपिक्स पर हम नजर डालेंगे। और यहाँ पर संपूर्ण भारतीय भूगोल आपको पूरी क्लास मिलेगी और विथ नोट्स भी मिलेगी, यानी कि क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको टीम की तरफ से नोट्स भी प्रोवाइड करी जाएगी। और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करो क्योंकि सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। सो गाइस, ये तीसरी क्लास है। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्लास लेना। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी आईजी, ठीक है। तो और हाँ, वो बता दूं आपको, जो भी क्लासेज आपको मिलती है ना, सारी क्लास के आप अपने हैंड नोट्स बनाते चलो। सारे वीडियोस को रिपॉज करके रिकॉर्डेड क्लास है, ये नहीं कि बाद में डिलीट कर दिया, कभी डिलीट नहीं होगा। आपको एनआईसी पोर्टल जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो और सारे क्लासेस के जो है नोट्स बनाते चलो। आपको उससे क्या है कि डबल फायदे हैं। पहले तो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा और आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। कभी पढ़ना हो ना तो आप पेज पलटो, पढ़ लो सरसरी निगाह से, आप बढ़िया से पढ़ के चले जाओ, एग्जाम देके चले आओ, ठीक है। तो आज यहाँ पर देखेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। अब इसके बारे में इसकी संरचना सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये देख लेते हैं। तो ये आपको बता दूं कि ये जो है भारत के संरचना और भौतिक स्वरूप में काफी अंतर पाई जाती है, काफी विविधता, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा अंतर मिलता है। देश में लगभग 10.6% क्षेत्र पर्वत है, यानी कि अपने देश में 10.6% ऐसे क्षेत्र है जो सिर्फ पर्वत पर्वत के पार्ट हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि भाई कितने क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं, कितने क्षेत्र पर पर्वत है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठार है और कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत मैदान। ये सारी जब आपको पढ़े रहोगे ना, तब आपके लिए जो भी पॉइंट्स आपको मैं किताबें नहीं पढ़ाता हूँ, रटाना नहीं है आपको, आपको समझाना है और सिर्फ आपको वही पॉइंट्स पढ़ाना है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए। अभी तक जो पूछा गया है, आगे जो पूछा जाएगा, दोनों चीजों को मैं पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको कोई असुविधा ना हो। कैसा ना हो कि यार हमने इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज नहीं पढ़ा था, ऐसा ना हो, आपको ऐसा ना फेस करना पड़े। इसलिए आपके सामने ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको फेस अप कराता हूँ, आपको ऐसे मिलवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में सुविधा बिल्कुल भी हो। अब यहाँ पर 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं। बात करें तो 27.7% पर पठार है और 43.2% क्षेत्र में क्या है, विस्तृत मैदान है। और कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किसका क्षेत्र है, तो विस्तृत मैदान का सबसे ज्यादा है। कितना है, 43.2। यदि आपसे पहाड़ियां पूछ ले तो 18.5 और पठार पूछ ले तो 27.7 और पर्वत पूछ ले तो 10.6, ठीक है। ये भारत के भू आकृतिक प्रदेश है। अब यहाँ पर देखिए, भारत को जो है चार प्रमुख कितने भारत को चार प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इन चार भागों को डिवाइड किया गया है, चार भागों में, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना, आपको समझने में असुविधा ना, इसलिए चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको पूरा यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में। किसके बारे में? उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके बारे में। तो यह पर्वतीय क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है? जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कितना किलोमीटर फैला है? 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर फैला हुआ। कभी परीक्षा में किलोमीटर के हिसाब से पूछ लेता है या फिर क्षेत्र के हिसाब से पूछ लेता है, तो आपको कोई असुविधा ना हो इसलिए दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मिला दिया हूं। ठीक है, तो 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी तो हो गई लंबाई। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा 2000 किलोमीटर और पश्चिम में 500 किलोमीटर ज्यादा है। अब यह कैसा पर्वतमाला है? यह जो है नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। परीक्षा में पूछ लेगा कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है यह कैसी पर्वतमाला है। ठीक है, पुरानी है, नवीन है, और भी ऑप्शन आपको देगा ना, नाम दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। तो ये जो है नवीन मोड़दार पर्वतमाला है और इसका जो आकार है वो तलवार की भांति, यानी कि तलवार की तरह है। अब इसका जो आकार है तलवार की तरह है, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका कारण है कि पश्चिमी अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना। पूर्व में इसका दबाव बल का अधिक होना, यही इसका रीजन है कि इसका जो आकार है वो तलवार की तरह है। अब हिमालय की स्थिति ये किन दो नदियों के बीच तक फैली हुई है? तो हिमालय की स्थिति देश के ऊपरी सीमांत के सहारे सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो किन दो नदियों के बीच में फैली हुई है। अब दो दो नदी देके आपका चार ऑप्शन, चार विकल्प दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसको नोट कर लो कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है हिमालय फैला हुआ है। अब हिमालय पर्वत का जो निर्माण है ये कैसे हुआ? तो ये हिमालय पर्वत का निर्माण यूरोसियाई प्लेट जिसे हम अगारा कहते हैं और इंडिक प्लेट जिसे हम गोंडवाना कहते हैं, इन दोनों के टकराने से हुआ है। कभी आपसे अगारा दे देगा, गोंडवाना दे देगा, इंडिक और यूरोसियाई नहीं देगा। तो कभी यूरोसियाई प्लेट दे देगा या फिर इंडिक प्लेट देगा, अगारा और गोंडवाना नहीं देगा। ठीक है, तो चीजों को जो आप पढ़े रहोगे ना तो आपसे बिल्कुल एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होने वाला है। आप लिख कर ले लो, आप नोट डाउन कर लो अपने पास। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पूरी क्लास आप ले लिए ना, आपसे एक प्रश्न भारतीय भूगोल से गलत नहीं होने वाला है। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पहले ये माना जा रहा था कि हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर में जमे मलबों में दबाव पड़ने से हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेथिस सागर को हिमालय का हम गर्भगृह कह सकते हैं। और कहते भी हैं, कभी पूछ लेगा कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? यार टेथिस सागर को। किसको कहते हैं? टेथिस सागर को। और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। पहला सबसे बड़ा प्रदेश है अंटार्कटिका, दूसरा है आर्कटिक और तीसरा यही है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। अब इसके बाद देखिए जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको भी अब कितने भागों में बांटा गया? इसको भी चार भागों में बांटा गया। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय श्रेणी और चौथा है उप हिमालय या बा हिमालय या शिवालिक हिमालय। इनके तीन नाम है चौथे पॉइंट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो जो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं या फिर टेथिस हिमालय भी कहते हैं, इनके दो नाम है। कभी ऑप्शन में आपको टेथिस हिमालय करके पूछ लेगा या फिर तिब्बती हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को किन नामों से जाना जाता है? तिब्बती हिमालय या फिर टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर के आसपास है। यदि इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 40 से 225 किलोमीटर के आसपास है। और इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 3100 से लेकर 3700 मीटर तक, यानी कि 3700 मीटर तक है। इस श्रेणी में वनस्पति का अभाव पाया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं? काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख, ये सब पर्वत श्रेणियां आती हैं। अब ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों को बना है। आपसे प्रश्न ये पूछ लेगा परीक्षाओं में आने वाले समय में आगामी कि जो ट्रांस हिमालय है ये किन चट्टानों से मिलकर बना है? तो ये अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। और यह जो है श्रेणी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं या सापू कहते हैं। ठीक है, जैसे पूर्ववर्ती नदियों का जन्म देती है। कौन सी श्रेणी देती है? ट्रांस हिमालय। एक है केटू गाडविन आस्टीन, आप सभी जानते हो पीओके अधिक क्षेत्र में केटू गाडविन आस्टीन, जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है गाडविन आस्टीन वो 8611 मीटर है।
और यह भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ये पीओके अधिक क्षेत्र में आता है, केटू गाढ़वी नास्तिन, ठीक है। और ट्रांस हिमालय बृहद हिमालयों से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होती है। किससे अलग होती है? इंडगो सांगपो सचर जोन के द्वारा जो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होती है। सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चलो, बार बार कह रहा हूं, आपके सुविधाजनक होगा। आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। ये आपको यहाँ पर पैसा नहीं देना है, बस आपका डेटा थोड़ा कंज्यूम होगा, ठीक है, इंटरनेट। लेकिन आप वीडियो को एक बार में समझ नहीं आ रही है, दोबारा देखो, तीसरी बार आप नोट अपना हैंड नोट्स बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन चीजों को समझते चलो, क्योंकि प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अभी देखिए, मैंने आपके लिए मैपिंग भी यहाँ पर कर दी, मैप भी ऐड कर दिया आपकी इस क्लास में। अब ये देखिए, ये है बृहद हिमालय, ये ऊपर आप देख सकते हो, और नागा पर्वत कहाँ पर? यहाँ पर है। लघु हिमालय ये है, शिवालिक यहाँ पर है। अब ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? ये देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रांस हिमालय, और ये है आपका कैलाश, ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 नंबर बांटा गया, देख लो। पहला है काराकोरम, काराकोरम ये है, और दूसरा है लद्दाख, और ये है लद्दाख। तीसरा है जास्कर, जास्कर यहाँ पे है, और उसके बाद कैलाश आप देखिए चौथे पॉइंट में यहाँ पर है। और ये है एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये क्षेत्र। और नाम चबरवा, ये देखिए, नामच बरवा या नाम चबरवा कह सकते हैं आप, ये यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखो, हालांकि इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय देख लेते हैं। इसे हिमालय या सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा दी गई, यानी कि इसको वृहद हिमालय को यहाँ पर सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, या हिमालय, सिर्फ हिमालय भी कह सकते हो। और इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, कि 6100 मीटर है। और लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई मात्र 25 किलोमीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपको बता दिया। अब यह कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो यह पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। कहां तक? पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। अब इस श्रेणी में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी इसी में ही आता है। सर्वोच्च हिमालय या हिमालय की श्रेणी में ही जो है, बृहद हिमालय की श्रेणी में ही, पार्ट में ही माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि नेपाल में आता है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। इसको कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो सागर माथा, ठीक है, ये भी आप चीज देखना। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848, यानी कि 8848 मीटर। और इसी बृहद हिमालय में कंचनजंगा भी आता है, जिसकी ऊंचाई 8598 किलोमीटर है। और मकालू भी है, मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8481। धौलागिरी 8172 मीटर। नागा पर्वत 8126 किलोमीटर। और इसी में अन्नपूर्णा भी आती है, इसी ये चोटी, इन चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8048 मीटर। नंदा देवी पर्वत, इसकी श्रेणी, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। नामच बरवा, और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। तो ये जो इतनी चीज है ना, आप इसको नोट कर लो, परीक्षा में जरूर आपसे पूछता है, इनमें से कोई ये जरूर पूछ लेगा। अब इसके बाद है कि यह उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां तक फैला हुआ है। और सिंधु, सतलज, दिहांग, गंगा, यमुना, ये सब इनकी सहायक नदियों की घाटियां इसी श्रेणी में स्थित है, ठीक है, इसी श्रेणी में ही है। अब बृहद हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, यानी कि पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक निचले भाग तक बर्फ जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसके बाद माउंट एवरेस्ट, देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था वो अब आपको मिल रहा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण है वो 1865 में भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा? इसका जो नामकरण कब हुआ था? वो हुआ था 1865 में। और कौन किया था, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा? उस समय भारत के महासर्वेक्षक थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा।
अब एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमलुंगमा कहते थे। क्या कहते थे? तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे और नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी हिमालय की है, सर्वोच्च चोटी है, नेपाल में आती है, हिमालय वृहद हिमालय पर पार्ट में। तो इसको जो है तिब्बत में जो पर्वतों की रानी कहते थे, और तो तिब्बती भाषा में इसको चोमोलुंगमा भी कहते थे। अब इस श्रेणी में कई दर्रे मिलते हैं, जिनमें प्रदेश है जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बारालाचा, शिवकीला, नीत, लिपकीला, नीत, लिपुलेख, नाथुला दर्रा, जेलेपला, ये सारे दर्रा जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, बृहद हिमालय के पार्ट हैं ये सब। और इस श्रेणी में गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल है। गंगा और यमुना जो दो नदियां हैं, जो जाग प्रयागराज में आकर दोनों एक में मिल जाती हैं, यहाँ पर संगम का निर्माण होता है, संगम कहलाती है, ठीक है। तो ये दोनों नदियां जो है इसी वृहद हिमालय से निकली हुई हैं, इनका उद्गम स्थल यहीं से। इस श्रेणी में गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है, मिलाप एवं जम्मू हिमनद इसी में है। अब बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ये कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से कहाँ कैसे अलग हुआ, क्या नाम है उसका, तो किसके द्वारा अलग होती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए मैं यहाँ पर बोल्ड भी कर दिया हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, थोड़ा हाईलाइट रहता है ना तो समझने में आसानी होती है, हाँ भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी हाईलाइट है, बोल्ड है, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ही बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है। अब यहाँ पर तीसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या है कि यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई इसकी 1800 से 300 मीटर है। और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो 4500 मीटर तक पाई जाती है। एक पीर पंजाल श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी इसी का पश्चिमी विस्तार है, इसका लघु हिमालय का। और लघु हिमालय की सबसे प्रमुख और लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी ही है, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया। लघु हिमालय की सबसे प्रमुख और लंबी श्रेणी कौन सी है? वो है पीर पंजाल। कभी आपसे प्रश्न में प्रश्न जरूर पूछेगा। और पीर पंजाल श्रेणी झेलम और ब्यास नदियों के बीच फैली है। कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पीर पंजाल श्रेणी किन दो नदियों के बीच में फैली हुई है, तो वो है झेलम और ब्यास नदियों के बीच में, ओके। और इस श्रेणी में पीर पंजाल जहां पर 3494 मीटर और बनिहाल दर्रा 2832 मीटर, दो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे लघु हिमालय में। कौन कौन से? पीर पंजाल और बनिहाल, दोनों की जो ऊंचाई है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ठीक है। और बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। जम्मू कश्मीर में कहा है, बनिहाल दर्रे से होकर ही गुजरता है। और लघु हिमालय अपने स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और इलहौजी, ये सारे नगर जो है किसी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और इलहौजी। अब इनकी ऊंचाई कितनी है देख लेते हैं। जिनकी ऊंचाई 1500 से लेकर 2000 मीटर के बीच पाई जाती है, इन सभी नगरों की। और इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों का जम्मू कश्मीर में मर्ग है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब जम्मू कश्मीर इसी इसी के अंतर्गत है। और उत्तराखंड में वुकपाल और पयार कहते हैं इसको। इसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? वुकपाल और पयार। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। जो लघु हिमालय है या शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ही ये अलग होती है। बार बार आप मैंने बोल्ड किया है, नोट करते चलो चीजों को, परीक्षा में जरूर पूछेगा, ठीक है, अवश्य पूछेगा। लघु हिमालय या फिर शिवालिक जो है लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ही यहाँ पर अलग होती है, ओके। देखिए मेरा एक उद्देश्य रहता है कि सब्सक्राइब नाउ एनआईसी पोर्टल एंड आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको सफलता मिले, ठीक है। इसलिए आप ये मुझे नहीं तो आपसे पैसे नहीं चाहिए भाई, आप फीस पेमेंट करो तभी आप क्लास ले सको। हाँ, जो पेड क्लासेज जो चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की पूरी कोर्स, पूरा क्लास आपको यहाँ पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। ये पूरी क्लास आपको मिलेगी। अब यहाँ पर चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी जिसे हम कहते हैं। तो यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है और जो इसका विस्तार है वो पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ध्यान देना, ये इंडिया वाला पंजाब नहीं, बाद में पाकिस्तान वाला पंजाब है।
तो पश्चिम में पाकिस्तान पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से लेकर 1500 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर तक है। चौड़ाई बहुत कम है, मात्र 10 से 50 किलोमीटर तक है और इसका जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 1500 मीटर के बीच है। अब शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियां हैं वो कौन कौन सी है? पश्चिम में सारी घाटियां हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे दून, देहरादून, पूरब में हरिद्वार, ठीक है। और यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है, ध्यान रखना। जो उप हिमालय है या शिवालिक श्रेणी है, हिमालय का चौथा पार्ट, यह जो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, सबसे नया भाग है ये। कभी प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग हिमालय का नवीन पार्ट है या नवीन भाग है, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो है आपका उप हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणियां जो है ये मायो प्लिस्टोसीन, ब्लू कंकर और कांग्लोमेरेट शैल की मोटी परतों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है ये देख लीजिए। मायो प्लिस्टोसीन, बालू कंकर और कांग्लोमेरेट सेल की मोटी जो लेयर होती है इनकी ना, ये उससे बनी हुई है शिवालिक श्रेणियां सारी। और शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर और पश्चिमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न भी पूछ लेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो है शिवालिक को किन नामों से जाना जाता है? डफला दे दिया या फिर मिरी दे दिया ऑप्शन में, या फिर अवोर दे दिया या फिर पश्चिमी दे दिया। तो जब चीजों को आप देखे रहोगे, आपके सामने आया रहेगा ना, जैसे ही प्रश्न या ऑप्शन आपकी आंखों के सामने आएगा, तुरंत आप भाप जाओगे ये यही तो सही है, मारो टिक हटाओ इसे। लेकिन कब? जब आप इसको पढ़े रहोगे और सारे वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको आपके सामने आपके नोट्स में ऐड करता हूँ, ठीक है, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। और यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश, यानी कि यहाँ पर वन सबसे ज्यादा है और बहुत दलदली है। तराई से सटे दक्षिण भाग में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है जो कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। नदियों के द्वारा हिमालय क्षेत्र को प्रमुख 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। अभी तो हमने कहा हिमालय क्षेत्र को, अब नदियों के द्वारा हिमालय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो नदियों के द्वारा हिमालय क्षेत्र को भी 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया था। अब है दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। तो इस मैदान की जो स्थिति है वो हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच है। इसका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प, प्लोस्टीसीन और होलोसीन युग में हुआ था। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी? जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जो सोन, चंबल। इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा करे जाने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। 3 को कहते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे कहते हैं। और यह मैदान धनुषाकार रूप में जो है 3200 किलोमीटर है। देश के लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई पश्चिम में 480 किलोमीटर है और पूर्व में 145 किलोमीटर है। अंबाला के आसपास, पंजाब में अंबाला के आसपास की भूमि जो है इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है। अब क्यों करती है? क्योंकि इसके पूर्व जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां अरब सागर में मिलती है। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से, इन्हीं इस क्षेत्र में जो नदी द्वारा जो मिट्टी जमा की जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसके जमाव के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है और इसीलिए इस क्षेत्र को भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, भारत का अनाज का कटोरा इसी क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के जो अधिकता वो ज्यादा होती है और जो कि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ सबसे ज्यादा होती है। अब संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन 4 भागों में किया गया। कौन कौन से? भाबर, तराई प्रदेश, बागर और खादर। चलिए अब इन चारों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए भाबर मिट्टी या भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में
सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है। और यह क्षेत्र हिमालय और गंगा के बीच पाया जाता है। यह एक कंकड़ पत्थर वाला मैदान है और इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के विक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इसे शिवालिका जलोढ़ पंख कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में पहुंचकर अनेक नदियां भूमिगत हो जाती हैं। भूमिगत का मतलब अंदर हो जाती हैं। अब दूसरा है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, इसका विस्तार जो है भाबर के ठीक नीचे है। पहले भाबर हो गया, अब उसके नीचे ही इसका विस्तार है तराई प्रदेश का। अब ये जो तराई प्रदेश है उत्तराखंड से लेकर असम तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? उत्तराखंड से लेकर असम तक। परीक्षा में पूछ सकता है कि जो तराई प्रदेश है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, फिर कहा उसका जो विस्तृत रूप है, विस्तार है, वो कहां से कहां तक है? तो वो है उत्तराखंड से लेकर असम तक। अभी परीक्षा आपसे ये पूछ लेगा तराई प्रदेश किस प्रदेश के नीचे है? तो भाबर। ठीक है। और इस प्रदेश की संरचना बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है और यहाँ महीन रेत व चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। भाबर में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः प्रकट हो जाती हैं और समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करते हैं। किसका? दलदल का। और यह जो प्रदेश है, यह प्रदेश घने वनों से ढका था, जिसे वर्तमान में काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। कृषि भूमि में जंगलों को काटकर परिवर्तित किया गया। अब आप ये देख सकते हैं, ये है क्या है? ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये क्या है? ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये जो आप देख सकते हो, ये पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर का। ठीक है, ये भी। अब उसके बाद उत्तर का जो विशाल मैदान है वो ये है। उत्तर का ये विशाल मैदान है, आप हम देख सकते हैं, ये उत्तर का ये विशाल मैदान है पूरा, यहां से यहां तक। कलर में भी आपको दिखा दूं डिफरेंट कलर में, जैसे कि आपको समझने में आसानी हो। और उसके बाद अब उसके बाद ये देखिए, ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ये जो पीले आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। और उसके बाद ये है आपका तटीय मैदान। ये जो रेड कलर में है, ये देख रहे हो, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ये क्या है? ये तटीय मैदान है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, वे बंगाल, और यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको? थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं जिससे कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, अब उसके बाद देखते हैं बांगर। बांगर की यदि हम बात करें तो तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट बांगर। अब यह जो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्मित मैदान है और खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बागर प्रदेश वह प्रदेश है जिसका निर्माण पुराने जलोढ़ से बाढ़ युक्त मैदानों से दूर होता है। और यह जो है सतलज के मैदान और गंगा के मैदान, यानी कि गंगा के ऊपरी मैदान में बागर की अधिकता है। इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल और उच्च भूमि बनी हुई है और इसे जो है स्थानीय नाम जिसे भूंड दिया गया है, इसको स्थानीय नाम दिया गया, भूंड कहा गया। और यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि ज्यादा ही ऊबड़ खाबड़ रहता है, कंकड़ पत्थरों वाली जमीन है और यहाँ पर समतल जमीन नहीं है, उच्च भूमि ज्यादा है। कभी कहीं ऊंच है, कहीं ढलान है, कहीं ऊंचाई ज्यादा है, कहीं ऊंचाई ढलान है। ठीक है, मतलब ऊंच नीच का क्षेत्र है, असमतल ये क्षेत्र है, इसीलिए यह कम उपजाऊ है। अब उसके बाद चौथा है खादर। खादर कैसा होता है? यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उससे जमा होने से खादर क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि बात करें तो अपेक्षाकृत जो नीचा प्रदेश है वहीं पर है ये खादर। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है, अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश भी कहते हैं या फिर बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेगा परीक्षा में कि बाढ़ का मैदान किसे कहते हैं? खादर, बागर, जलोढ़ आपको दे देगा, तो वो खादर क्षेत्र को कहते हैं। और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। और इसे कछारी प्रदेश कहते हैं। कछारी आपसे करके पूछ लेगा प्रश्न में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यह जो है प्रतिवर्ष बाढ़ यानी कि निक्षेपित होने वाला नवीन जलहुड़क है। खादर प्रदेश की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। मतलब एक उदाहरण है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, तो खादर प्रदेश का जो विस्तार है डेल्टा डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वहां से। अब यह प्रदेश कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है।
जैसे बिहार का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी घाटियों से सटे हुए हैं और खाड़ी प्रदेश के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खादव या पंजाब में इसे बेट कहते हैं। पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। और उच्चावच की दृष्टि से देखें तो उत्तर के विशाल के मैदान को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर देखते हैं। पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। अब पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सतलज रावी ब्यास के बीच का जो भूभाग है, जमीन है, वो है सतलज रावी और ब्यास, जो कि पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों में स्थित है, ठीक है। इसका ये क्षेत्र है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी का जो इसका का पार्ट है वो आपको फोर्थ क्लास में मिल जाएगी, क्योंकि देखिए ज्यादा लंबा क्लास नहीं बनाएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से याद कर सको। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कभी आपको बाउंस कर जाता है, आपको आउट ऑफ माइंड कर जाता है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप नोट्स डाउनलोड कर सको। और ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन होती हैं, आगामी कोई भी भर्ती आती है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल सके।